नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सोल्यूशन स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण विषय के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होने वाला है पेड़ पौधे, जिसमें हम पेड़ पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लगभग अधिकांश प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक ना किया और सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल की लिंक के माध्यम से अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ये पेड़ पौधे किसे कहते हैं? पेड़ पौधे जिन्हें सामान्यतः वनस्पति भी कहा जाता है। तो सामान्यतः वनस्पति सभी लोगों ने देखी होगी। हम हमारे घर के चारों ओर कहीं भी हम जाते हैं, रास्ते पर जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें चारों ओर वनस्पति और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो यदि हम इसकी सामान्य परिभाषा की बात करें तो पेड़ वह है जिसका जीवन कम से कम 2 वर्ष हो। तो पेड़ कैसे माना जाएगा? जिसका जीवन कम से कम 2 साल का जीवन उसका होना चाहिए और जिसमें शाखाएं निकली हो और उनसे हमें लकड़ियां मिले, ये पेड़ कहलाते हैं। तो इस पेड़ की एक सादा परिभाषा हो चुकी है, सिंपल डेफिनेशन। और बाकी आप सभी लोगों को ज्ञात है कि पेड़ पौधे किससे कहते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अनमोल योगदान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इतने महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे हमारे लिए कि हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारे प्रदूषण को कम करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और इससे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे औषधियाँ, मसाले, सब्जियाँ, खाद्य तेल, अनाज, इन सभी से हमारा जीवन निर्वाह होता है। यदि सोच लीजिए, यदि सोचिए आप, यदि हमें अनाज प्राप्त नहीं होता है, फल प्राप्त नहीं होते तो क्या हम आज जीवन संभव हो सकता था? यदि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती तो क्या हमारा जीवन संभव था? तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधों के भाग। तो पौधों के भाग को सामान्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। वैसे कई जगह आपने 5 भाग पढ़े होंगे, लेकिन डिटेल में बात करते हैं तो सामान्यतः हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जड़ और दूसरा है तना। जैसे यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे जमीन के अंदर जो होती है जड़ कहलाती हैं और बाकी पूरे भाग को हम तना बोल सकते हैं। तना को फिर से 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, जड़ और तना। और तना को फिर से हम 4 भागों में बांट सकते हैं, फूल, फल, पत्तियां और बीज। तो इस प्रकार से इन्हें 6 भागों में बांट सकते हैं। चलिए प्रत्येक के बारे में डिटेल में स्लाइड में चर्चा करते हैं कि जड़ क्या होती है, तना क्या होता है, फूल क्या है, पत्तियां क्या है। तो सबसे पहले आता है जड़। तो जड़ पौधे का वह हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे होता है। जड़ हमको जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देंगी, जड़ कहाँ होंगी? जमीन के नीचे होंगी। और जितनी अधिक पेड़ की जड़ें स्थिर होंगी या गहरी होंगी वो पौधा उतना स्थिर होगा। इसका प्रमुख कार्य पौधों को भूमि में स्थिर रखना और पानी व खनिजों की भूमि से अवशोषित करना है। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जड़ बनी हुई है यहाँ पे, तो जमीन के अंदर बहुत ही गहरी विस्तृत फैली होती हैं। तो सभी लोगों को क्लियर है जड़ क्या है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आता है जड़ों के प्रकार कि जड़ कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मुख्य जड़ और दूसरा होता है रेशेदार जड़, जिसको हम टैप रूट और फाइब्रस रूट भी बोल सकते हैं। तो मुख्य जड़ कैसा होता है? इसमें एक मुख्य जड़ होती है जो सीधी और मोटी होती है। इसको आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, सीधी जड़ है बिल्कुल, एक मुख्य जड़ रहती है। जैसे गाजर और मूली, यदि हम तुलना करें तो गाजर और मूली की जड़ मुख्य जड़ का उदाहरण मानी जाएगी। टैप रूट का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं गाजर और मूली को। दूसरा आता है रेशेदार जड़। इसमें कई छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो एक जाल की तरह फैलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेट की तरह, जाल की तरह फैली हुई हैं। तो एक कहलाएगी आपकी रेशेदार जड़, जैसे घास और गेहूं एग्जाम्पल इसका है। अब जड़ के कौन कौन से कार्य होते हैं? पौधों को जमीन में स्थिर रखना। जड़ का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है
कि पौधों को जड़ में स्थिर रखना, मतलब पौधा हमेशा जड़ से जुड़ा रहे, हमेशा स्थिर रहे, गिरे ना, टेढ़ा ना हो, ये इसका मुख्य काम होता है। इसका दूसरा काम होता है मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करना। पेड़ पौधों के लिए जो खनिज पदार्थ और पानी की आवश्यकता होती है मिट्टी से, वो कौन अवशोषित करता है? जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। और तीसरा प्रमुख काम होता है भोजन को भंडारण करना, तो मतलब भोजन का स्टोरेज करना भी जड़ों का काम होता है। कौन कौन सी जड़ भोजन का स्टोरेज करती है? गाजर और मूली, यानी कि मुख्य जड़। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ के बाद एक और महत्वपूर्ण भाग होता है तना। तो तना पौधों का भाई हिस्सा है जो जमीन के ऊपर रहता है और पौधों के विभिन्न भागों, कौन कौन से विभिन्न भाग? पत्तियां, फल, फूल आदि को जोड़ने का काम करता है। तो पत्तियां, फूल और फल सीधा डायरेक्ट तना से कनेक्ट रहते हैं। ये पौधे को ऊंचाई प्रदान करता है और सीधा खड़ा रखता है, यानी कि जो पौधे की जो ना ऊंचाई कौन किसकी सहायता से होती है? तने की सहायता से होती है। अब देख लेते हैं तने के कौन कौन से काम होते हैं। पौधों के विभिन्न भागों तक पानी और खनिज पहुंचाना। जड़ों के द्वारा खनिज का अवशोषण किया जाता है मिट्टी से, खनिज का और पानी का, लेकिन विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम तने के द्वारा किया जाता है। पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करना। पत्ती, फूल, फल आदि सब तना से जुड़े रहते हैं। और तीसरा इसका काम है भोजन को भंडारण करना, जैसे आलू, अदरक, इसका जो तना होता है वो भोजन को भंडारित करता है। अगला हिस्सा आता है फूल। फूल पौधों का प्रजनन अंग माना जाता है और ये फूलों का सबसे आकर्षक भाग माना जाता है और रंग बिरंगे होते हैं। फूल आपने देखे, अनेक रंग बिरंगे फूल सभी को अच्छे लगते हैं। इस कारण से पौधे के सजावटी भाग के रूप में भी फूल को माना जाता है। फूलों का मुख्य कार्य क्या होता है? बीजों का निर्माण करना होता है। फूल का मुख्य सीधे पहले बताया जा चुका है कि फूल पौधों का प्रजनन अंग है, इसलिए इसका मुख्य काम क्या होगा? बीजों का निर्माण करना होगा, जो कि पौधे के प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पे फूल की संरचना हम इमेज के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो फूल के 4 भाग होते हैं। एक तो होता है पुष्पकुंज, दलकुंज, पुंकेसर या अंडप। तो इसको हम इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इन प्रमुख भागों के नाम आपको याद रखना और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। चलिए हम फूल के प्रमुख भागों की तुलना करते हैं। पहला आता है दलपुंज, इसे भाई दलपुंज भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं हो सकता कुछ जगह आपको नाम दलपुंज देखने को मिले और कहीं पर आपको भाई दलपुंज देखने को भी मिल सकता है। इसमें हरे हरे रंग के पत्ते होते हैं जिन्हें सेपल कहा जाता है। यह आवरण हरा, यह भारी हरा आवरण होता है जो कली को ढकता है। जैसे आप देख सकते हैं ना, पता है कि जो वाला जो पूरा इमेज, इसमें हरे रंग के पत्ते होते हैं। पूरा जो आपको हरे रंग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इसको दलपुंज कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आता है पुष्पमंडल। फूल की रंगीन पंखुड़ियों का समूह भी कहते हैं। जो आपको पंखुड़ियां दिखाई दे रही है रंगीन कलर की, ये वाला पूरा हिस्सा आपका पुष्पमंडल कहलाएगा। ये फूल का रंगीन हिस्सा होता है जिसे पंखुड़ी कहा जाता है। मतलब सीधी पुष्पमंडल मतलब पंखुड़ी, यह कीटों को आकर्षित करने का काम आती है। इसका आता है पुंकेसर। यह फूल का नर प्रजनन अंग होता है। इसमें पुंकेसर होते हैं जो परागकण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु और एक परागकोश होता है। तो यह चित्र के माध्यम से एक देख सकते हैं इसको आप। अगला आता है अंडप। अंडप मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में स्त्री केसर कहा जाता है और यह फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। इसमें अंडा से वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाने में अंडाणु होते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनते हैं। तो इसको भी आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, इन दोनों को। आती है पत्तियां। पत्तियां पौधों का भाई हिस्सा होती हैं जो हरी होती हैं। सीधी सी बात है, पत्तियां सभी लोगों ने देखी है। पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पत्तियां हरी क्या होती हैं, लाल क्यों नहीं होती, काली क्यों नहीं होती, या किसी अन्य रंग की क्यों नहीं होती हैं, हरी क्यों होती है, तो इसका भी एक वैज्ञानिक कारण होता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं अभी।
और ये पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पौधों के लिए भोजन तैयार करना। अब पौधों के पास में कोई किचन वगैरह तो है नहीं जिसमें वो खाना बना सके, तो वो पत्तियों के माध्यम से खाना बनाते हैं। उनकी एक अलग प्रक्रिया होती है जो मनुष्यों के खाना बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो अभी आपसे पूछा था कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये पौधे होते हैं वो क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियों के प्रमुख कार्य है, सबसे पहला क्लास में बताया जा चुका, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी को वायुमंडल में छोड़ना। अब देखिए पत्तियों के कोना में आप देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, जिसको रंध्र कहा जाता है, तो इसके माध्यम से पानी का उत्सर्जन किया जाता है पत्तियों का। होता है गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑक्सीजन को ना छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना। तो एक काम भी पत्तियों के माध्यम से किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में अभी बताया जा चुका है, इसको पुनः एक बार बोल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण भय प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया, मतलब पौधे के साथ कुछ शैवाल होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण किया जाता है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसी के माध्यम से पौधे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे, और ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो मानव जाति का क्या हो सकता है, क्या क्या अस्तित्व भी समापन हो सकता है। बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो पौधे भोजन में क्या बनाते हैं, अपने लिए ग्लूकोज कहा जाता है, सामान्यतः ग्लूकोज बनाते हैं ना, भोजन की मतलब ग्लूकोज बनाते हैं जो अन्य जीवों के लिए भी ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसको आप इमेज डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश, इसके बाद जल होता है जो कि जड़ों द्वारा अवशोषण किया जाता है, और किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है पत्तियों के द्वारा, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो आई थिंक प्रकाश संश्लेषण क्या होगा सभी को क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में, क्लियर है कि पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, ना जड़ के माध्यम से होता है ना तने के माध्यम से होता है। तो भोजन किसके द्वारा बनाया जाता है, पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें जो होता है ना क्लोरोफिल, उसकी मदद से भोजन बनाया जाता है। यह प्रक्रिया निम्न चीजों पर निर्भर करती है, मतलब कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है पानी है जिसको H2 जल कहा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है, और पानी क्या होता है, अपनी पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं पानी, अलग से नहीं देना पड़ेगा उसके लिए, पलंग की अलग से नल आ रहा है, नल से खोलना पड़ रहा है, तो वो जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। जान लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। एक हरा पिगमेंट होता है, हरे कलर का होता है, इसलिए क्या होता है पत्तियों का रंग लाल हरा होता है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका रासायनिक समीकरण भी हम देख सकते हैं, 6CO2 + 6H2, और जहाँ पर लाइट मिल जाती है तो क्या होता है C6H12O6, जिसको हम शुगर कहते हैं, ग्लूकोज भी कहा जा सकता है रासायनिक भाषा में। यह होता है, साथ ही ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है 6O2, ऑक्सीजन को, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। अब आते हैं फल। यह पौधों का एक ऐसा भाग है जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। इसका प्रयोग खाने और दवाई के साथ साथ दूसरे कारणों में भी किया जाता है। देखिए सीधे फल या मोस्टली फल का उपयोग क्या होता है, खाने के लिए होता है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका उपयोग दवाई या औषधि के रूप में भी किया जाता है। फूल के परिपक्व होने के बाद बनता है, बीजों को सुरक्षित रखने और फैलाने का कार्य करता है।
फल फल पौधों का वह भाग है जो बीज के चारों ओर फैलाने में मदद करता है। फलों का कार्य क्या होता है? मतलब बीज की सुरक्षा करना और बीजों के वितरण में सहायता करना, ये फल के दो प्रमुख कार्य होते हैं। अगला भाग आता है पौधों का बीज। बीज पौधों के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह नए पौधों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। नए पौधे कैसे आएंगे? यदि नए पौधे लगाना हो तो सीधी बात है उसके बीजों को बोया जाता है। यदि बीज नहीं होंगे तो नए पौधे अंकुरित हो नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है बीज। नए पौधों के लिए विकास के लिए जिम्मेदार होता है। पेड़ पौधों के इस भाग का निर्माण फूलों में पाए जाने वाले बीजाणु से होता है। यह एक ऐसा भाग जो होता है जिसके अंदर एक नए पौधे का पूरा अस्तित्व छुपा होता है। मतलब बीज के अंदर एक पूरा पौधा छुपा हुआ होता है। अब बीज का भाग देख लेते हैं। बीज का भारी आवरण बीज को सुरक्षित रखता है। बीज के अंदर भ्रूण जो नया पौधा बनने की क्षमता रखता है। और तीसरा होता है अंकुरण। जब क्या होता है? बीज से नया पौधा विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरण कहा जाता है। इस इमेज का बीज का एक चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे बीज का इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बीज कैसा होता है। तो वो पौधों के महत्वपूर्ण भाग। अब हम बात करते हैं पौधों के प्रकार। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? पौधों को उनके आकार, मतलब पौधों को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे आकार के आधार पर, संरचना के आधार पर, जीवन काल के आधार पर और पर्यावरण के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकार और संरचना के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले आता है वृक्ष। वृक्ष जिसको हम ट्री बोलते हैं, पेड़ भी कहा जा सकता है जिसको। यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है पेड़ की, इसको आप देख सकते हैं कि पेड़ कैसा होता है। तो बड़े एवं विशाल पौधों को वृक्ष कहा जाता है ना, ठीक है। जो छोटे पौधे होंगे उनको वृक्ष नहीं कह सकते, लेकिन ये वो बहुत बड़े हो जाएंगे, वो विशाल आकार में हो जाएंगे, तो उन्हें हम वृक्ष कह सकते हैं। वृक्ष का तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है, जिसमें कई शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है। तना कैसा होता है? उसका कठोर होता है, मोटा होता है और उसमें अनेक शाखाएं निकली होती है। पेड़ की पहचान रहेगी कि हम पेड़ को कैसे पहचाने। वृक्ष बड़े मजबूत होते हैं और जिनमें लकड़ी का तना होता है। ये लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं और इसकी ऊंचाई आमतौर पर अधिक होती है। उदाहरण नीम, पीपल, आम, बरगद ये पेड़ के उदाहरण हैं। अगला आता है लताएं, जिसको हम क्रीपर्स कहते हैं। लताएं क्या होती है? मतलब बहुत ही कमजोर होती है। मतलब ऐसी होती है कि खुद की स्वयं की सीधे खड़े नहीं हो सकती। उन्हें खड़े रखने के लिए भी किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। इनको स्थिर रखने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो लताओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है विसर्जी लता और दूसरा होता है आरोही लता। विसर्जी लता क्या होती है? जो जमीन में ही फैलती है, मतलब सीधी जमीन में ही ये फैलती रहती हैं। वे लताएं जो जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं उन्हें विसर्जी लताएं कहते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, पुदीना आदि। उदाहरण भी याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि खरबूज किस प्रकार की लता का उदाहरण है। प्रश्न क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंटों को बिल्कुल याद रखना है। तो विसर्जी लताएं मतलब खरबूज, खीरा, तरबूज, पुदीना आदि। दूसरा होता आरोही लताएं। भय लताएं जिनको सीधा खड़े होने के लिए किसी दूसरे पौधे अथवा ढांचे का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें आरोही लताएं कहा जाता है, जैसे अमरबेल, मटर, मनी प्लांट आदि। तीसरा होता है साग। तो इस प्रकार के पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनका तना हरे रंग का होता है और बहुत कोमल होता है, जैसे मेथी, पालक, धनिया ये साग का उदाहरण माने जाएंगे। अगला आता है झाड़ी। झाड़ियां मध्यम आकार की होती हैं, वो उनमें कई तने होते हैं जो जमीन के पास से शाखाओं में विभाजित होते हैं। इनका तना वृक्षों के मुकाबले पतला और कठोर होता है। उदाहरण गुलाब, हिबिस्कस, जामुन, करौंदा आदि। इसको आते हैं जीवन काल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ये तो आकार के आधार पर था, अब आता है जीवन काल के आधार पर। तो इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। वार्षिक पौधे, ये पौधे क्या होता है? मतलब इनका जीवन काल 1 साल रहता है, मतलब 1 साल या 1 साल से कम रहता है। तो ये पौधे 1 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। जीवन चक्र में क्या आएगा? बीज से अंकुरण, फूल, फल और फिर मृत्यु। जैसे गेहूं, धान, सरसों, मटर। अब गेहूं की फसल बोई जाएगी, वो बाद में 3-4 महीने बाद, लगभग 3 महीने, 3.5 महीने के बाद काट ली जाती है फसल को।
तो मतलब जीवन काल क्या होता है उनका 1 साल से भी कम होता है, तो इन्हें कहेंगे वार्षिक पौधे। दूसरा होता है द्विवार्षिक पौधे, तो इनका जीवन काल क्या रहता है 2 वर्ष के लगभग रहता है। पहले वर्ष में केवल पत्तियां और तना विकसित करते हैं और दूसरे वर्ष में फूल और फल देते हैं, जैसे गाजर, मूली, प्याज। और तीसरा आता है बहुवर्षीय पौधे, मतलब इनका जीवन अनेक वर्षों तक रहता है, कई सालों तक जीवित रहते हैं और हर साल फल और फूल देते हैं, जैसे नारियल, आम, गुलाब, पीपल आदि। ठीक है, इसका होता है क्षेत्र के आधार पर, जिन क्षेत्र या जिन इलाकों में उनको बोया जाता है उनके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है जलोदभिद, हाइड्रोफाइट्स। तो ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? एक पानी में पाए जाते हैं और इनकी जड़ों का विकास कम होता है और इनकी पत्तियां संकरी और पतली होती हैं। इन पत्तियों के ऊपर मोम की पतली परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है? ताकि पानी में गले ना पत्तियां, या इनकी पत्तियां पौधे पानी में ना गले, इसलिए इनके ऊपर क्या होता है मोम की पतली परत या लेयर चढ़ी हुई रहती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि भी कम होती है। उदाहरण हाइड्रा, जल लिली, कमल। सीधी बात है, जो पौधे जल के अंदर घूमते हैं उन्हें कहा जाता है जलोदभिद। अब आता है लवणोदभिद, इनको हेलोफाइट भी कहा जाता है। ये पौधे कहाँ पे होते हैं? दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन पौधों की जड़ें जमीन की ऊपर निकली होती हैं। ये क्या सामान्यतः क्या दलदली जगह पे पाए जाते हैं, जैसे साल्ट मास। फिर आता है समोदभिद। समोदभिद मतलब जहाँ पे जो खेती योग्य भूमि होती है उन जमीन पर जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें समोदभिद कहा जाता है। इनका तना क्या होता है? ठोस होता है और शाखा युक्त होता है, जैसे गेहूं, धान, टमाटर, मक्का, गन्ना आदि। मगधभिद, ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में क्या होता है? पानी की बहुत कमी होती है, तो इसके कारण क्या हो? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक ना हो, इसके कारण क्या होता है? इनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके कारण क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। पौधों की पत्तियां छोटी और जड़ गहरी होती हैं। एग्जाम्पल एक्सिया, नांगफनी, इवोफिया आदि। अब आते आर्थिक महत्व के आधार पर पौधों के प्रकार। पहला आता है खाद्य पौधे, जिससे हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, वो क्या होंगे? खाद्य पौधों की श्रेणी में आएंगे। गेहूं, चावल, आम, केले, आलू। दूसरा आएगा औषधि पौधे, जिनका उपयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। तुलसी, नीम, एलोवेरा, अदरक। रंग और रेशेदार पौधे, जिनका उपयोग क्या होता है? कपड़े रंगने के लिए किया जाता है, कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कपाट, जूट, इंडिको। तो आज के पहली भाग में हमारी क्लास यही तक रहेगी। अगली क्लास में जो प्रमुख पौधे हैं, प्रमुख स्थानीय पौधे, उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट कर अवश्य बताएं आपको क्लास कैसे लगी। और आपने अभी भी हमारी क्लास को लाइक ना किया और सब्सक्राइब ना किया तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक को दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।